हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। अगर आप लोग MHI 111 का पेपर देने जा रहे हो और बस लास्ट मोमेंट एक रिवीजन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हम टॉप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। कोई हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। मेनली हम लोग चीज़ें समझेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में अभी तो हमें आंसर कैसे लिखना है। और ये क्वेश्चंस पिछले 10 साल के पेपर पे बेस्ड हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि आंसर कैसे लिखना है। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया। सिंपल। सबसे पहले इसमें आप लोग बताओगे कॉलोनियल स्टेट होता क्या है। कॉलोनियल स्टेट का मतलब है एक ऐसी स्टेट जो बाहर से आकर रूल करे। ठीक है, कि यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल करा था तो वो कॉलोनियल स्टेट हो गया। ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश ने कॉलोनियल स्टेट बनाई अपने फायदे के लिए, इंडियंस के लिए नहीं। ठीक है, वो लोग बाहर से आके किसी और जगह पे रूल करते हैं अपने फायदों के लिए। ओके, ये स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं थी, लोगों की कंसेंट से नहीं बनी थी, और इसका नेचर क्या था, काफी ज्यादा अथॉरिटेरियन था। मतलब कि पावर सिर्फ रूलर्स के पास थी, लोगों के पास कुछ नहीं था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी इसमें। इसका मेन एम था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस और ट्रेड के थ्रू इंडिया का पैसा ब्रिटेन भेजा गया था। ओके, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और आर्मी का यूज करके कंट्रोल मेंटेन किया गया। ब्रिटिश और इंडियंस के बीच बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बहुत चीजों पे जो प्रिविलेजेस थे वो लोग ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल्स लेके आए थे उनको मिलते थे या एलीट क्लास को मिलते थे, लेकिन इंडियंस को नहीं मिलते थे। ठीक है, उसके बाद जो रिफॉर्म्स वगैरह भी आए थे वो सिर्फ कंट्रोल करने के टूल्स की तरह आए थे, पावर देने के लिए कुछ नहीं आया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कंक्लूजन में यही लिखोगे कि कॉलोनियल स्टेट एक्सप्लॉयटेटिव, अथॉरिटेटिव और एलियन थी। इसी वजह से जितने भी रेजिस्टेंट मूवमेंट्स आए थे इंडिया में, इसकी वजह से आए थे। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कॉलोनियल स्टेट का तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें ये हेडिंग्स वगैरह याद रहनी चाहिए। हेडिंग्स देख लो। एक तो कॉलोनियल स्टेट बहुत अथॉरिटेरियन था, डेमोक्रेसी नहीं थी, इन्होंने इकोनॉमिकली हमें बहुत एक्सप्लॉइट करा था। ठीक है, ये लोग ब्यूरोक्रेसी जो है अपने लोगों के, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथ में देते थे और मिलिट्री पावर से हम लोग को कंट्रोल करते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा सोसाइटी में बढ़ गया था, और रिफॉर्म टूल्स भी जो लाए थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये सब वो एज अ टूल लेके आए थे हमें और ज्यादा अप्रेस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द परमानेंट सेटलमेंट एंड एग्जामिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट होता क्या था। देखो सिंपल, परमानेंट सेटलमेंट 1793, ठीक है ये याद रखना, 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें बेसिकली जमींदार को लैंड ओनर्स बना दिया गया था। यानी कि जो जमींदार थे जिनके पास काफी सारा लैंड था, उनको एक तरह ये बना दिया गया था कि आप लोग अपना लैंड जो है आगे टुकड़े टुकड़े करके बांटो। ओके, इसमें क्या था, रेवेन्यू एक तरह फिक्स्ड था और पीजेंट सिर्फ टेनेंट्स बन गए थे, यानी कि वो लोग किराए पे जो है लैंड लेते थे। और जमींदार ने बहुत हाई रेंट लिया था क्योंकि उनको आगे ब्रिटिशर्स को देना होता था, तो वो इलीगल जो है चार्जेस वगैरह लगाते थे काफी ज्यादा इस पर। ओके, इससे क्या हुआ था, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा था वो ये था कि पीजेंट्स वगैरह जो थे वो लोग कर्जे में डूब गए थे और वो लोग एविक्ट हो गए थे, उन लोगों ने छोड़ दी थी फार्मिंग वगैरह करनी, और जमींदार जो है अब सिटीज में रहने लगे थे। फार्मिंग वगैरह जो है वो पीछे छूट गया था, फार्मिंग इतनी इम्प्रूव नहीं हो रही थी और हमारा एग्रीकल्चर जो था वो पीछे जा रहा था। ठीक है, इसका सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ये रहे कि ब्रिटिश वालों ने एक लैंडलॉर्ड क्लास बना दी थी और क्लास डिवीजन जो है वो सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। ओके, देखो कंक्लूजन में इसके सिर्फ तुम यही लिखोगे कि ब्रिटिश और जमींदार को फायदा हुआ था और पीजेंट और एग्रीकल्चर्स का बहुत ज्यादा जो है लॉस हुआ था। सिंपल, तुम्हें परमानेंट सेटलमेंट में यही बताना है कि इसका कॉन्सेप्ट जो है 1793 में आया, जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जितने भी बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनको जमींदार बना दिया गया, उनको बोला गया कि अपने लैंड्स को तुम क्या है किराए पे आगे दो टेनेंट्स को। इससे क्या हुआ था, वो लोग इतना हाई जो है रेंट वगैरह लेते थे कि वो लोग पे ही नहीं कर पा रहे थे वो रेंट, और उन लोगों को फिर फार्मिंग वगैरह छोड़ के सिटीज में मूव करना पड़ा था।
और इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था सोशल और इकोनॉमिक क्लास पे। एक क्लास डिवीजन बन गया था, एक अपर क्लास जो है वो आ गया था इसमें भी, पीजेंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच इज इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन द इंडियन इकोनॉमी। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है कि क्या क्या हमारा इम्पैक्ट रहा था हमारे ऊपर। सिंपल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कोलोनियलिज्म ने ना इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश नीड्स के हिसाब से चेंज किया था। यानी कि ब्रिटिशर्स अपनी नीड्स को पूरी कर रहे थे, इंडियंस के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था क्योंकि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी, वीविंग, हैंडीक्राफ्ट, ये खत्म हो गया था और फैक्ट्री मेड गुड्स आ गए थे। इन लोगों ने हमारी वेल्थ ड्रेन कर ली थी, जितना भी प्रॉफिट था, रेवेन्यू था, इकोनॉमिक था, वो सारे ये लोग ब्रिटिशर्स अपने वहां ले गए थे। एग्रीकल्चर को जो है कमर्शलाइज कर दिया गया था, सिर्फ हम वो क्रॉप्स उगाने के लिए कहा जाता था जो फूड क्रॉप्स नहीं होती थी, दूसरी क्रॉप्स होती थी जिनसे ब्रिटिशर्स को फायदा होता था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा फेमाइंस देखने को मिले थे हमारी कंट्री में। तो यही है बेसिकली। तुम्हें ये चीजें जो यहाँ पे हेडिंग्स दे रखी है ना, तुम वो याद रखोगे तो इजीली पेपर में एक आंसर लिखाओगे अच्छा सा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज डिस्कस द रोल ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलोनियल इंडिया। यानी कि ट्राइबल्स का कैसे आना हुआ था जब कोलोनियल टाइम पे थे। तो सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में समझाऊं तो ट्राइबल अपराइजिंग्स ब्रिटिश रूल के खिलाफ बहुत अर्ली रेजिस्टेंस था। यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट करा था तो सबसे पहले ट्राइबल्स ने ही जो है आगे से रिवोल्ट करा था। ब्रिटिश से पहले ट्राइबल्स का लैंड और फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता था। रेवेन्यू सिस्टम्स आए, फॉरेस्ट लॉ आए और मनी लेंडर्स ने उनकी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट वगैरह पे भी अपना राइट क्लेम कर लिया था। तो इसलिए सबसे ज्यादा ट्राइबल सोसाइटी को फेस करनी पड़ी थी चीजें। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो दो कम्युनिटीज आ जाती है, संथल, कोल, बिरसा मुंडा। इन लोगों ने काफी सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स करे थे ताकि इन लोगों का कल्चर जो है वो बचा रहे, और जैसे ये सारे फॉरेस्ट वगैरह पे डिपेंडेंट थे तो वो चीज इनके पास रहे। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ये। इन्होंने एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के खिलाफ जो कॉलोनियल का था उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मूवमेंट करे थे। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि ये मूवमेंट्स जो थे लोकल थे लेकिन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज कर रहे थे। ओके, तुम्हें हेडिंग्स बस याद रखनी है और तुम्हारा इजीली आंसर लिखा जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एग्जामिन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, तुम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुमने रिवोल्ट ऑफ 1857 हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। 1857 का रिवोल्ट जो है वो फर्स्ट मेजर चैलेंज था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। सबसे पहला जो रिवोल्ट हुआ था ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो यही हुआ था। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में रूल करना नहीं छोड़ा था। इसके बाद क्राउन किंग वाला जो कंसेप्ट है वो आ गया था, लेकिन उन लोगों को ये रियलाइज हो गया था कि अगर हम लोग साथ रहेंगे, साथ मिलकर किसी चीज के लिए मास मोबिलाइजेशन करेंगे इंडियंस, तो हम लोग इनको वापस भेज सकते हैं। ठीक है, इसके पॉलिटिकल कॉजेज क्या रहे थे? पहला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था ब्रिटिशर्स ने, पॉलिसी वगैरह, उसकी वजह से हम लोगों ने 1857 का रिवोल्ट करा था। इकोनॉमिक कॉजेज रहे थे बिकॉज बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू ज्यादा कर दिया था, पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन हुआ था इसलिए। मिलिट्री कॉजेज रहे थे बिकॉज मिलिट्री में जितने भी सोल्जर्स वगैरह थे उनको एज अ अपने हिसाब से रूल नहीं करने दिया जा रहा था, उनको एक तरह ब्रिटिशर्स का पपेट बना दिया गया था। और रिलीजियस इंटरफेरेंस ने बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ा दिया था बिकॉज इंडियंस को लग रहा था कि ये हमारे कल्चर को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसलिए कंपनी रूल खत्म हुआ था। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी 1857 तक, उनका रूल खत्म हुआ था और फिर हम लोग क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गए थे। ठीक है, जिसमें हमारी आर्मी वगैरह फिर से रीऑर्गेनाइज हुई थी, लेकिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें पॉलिटिकल कॉजेज आने हैं, इकोनॉमिक कॉजेज आने हैं और मिलिट्री कॉजेज आने हैं, रिलीजियस कॉजेज आने हैं, और कॉन्सिक्वेंसेज में तुम्हें यही लिखना है कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था और क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था। वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस रियोतवारी एंड महलवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड एग्जामिन देयर इम्पैक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ ये समझ लो कि ये दोनों सिस्टम होते क्या है, क्योंकि पेपर में अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है।
रियोतवारी में डायरेक्ट पीजेंट से सेटलमेंट हुआ था, लेकिन इसमें रेवेन्यू बहुत हाई था, मतलब ये लोग लैंड वगैरह देते थे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ये लोग रेंट वगैरह मांगते थे। ठीक है। महलवारी में ये था कि महलवारी में विलेज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए रूरल एलिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। एक ना विलेजेस में भी क्लास डिवीजन हो गया था, वहां पे स्मॉल पीजेंट्स और एक लैंड वाले पीजेंट्स आ गए थे जिनके पास बहुत पैसा था, तो वो कलेक्टिवली जो है सारे पीजेंट से मिलके इकट्ठा करते थे पैसा। दोनों सिस्टम्स ने इनइक्वालिटी बढ़ाई थी बहुत ज्यादा, क्लास डिवीजन ये सब कर दिया था, और हमारे में बहुत ज्यादा ये हो गया था कि हमारा एग्रीकल्चर पिछड़ रहा था, पीछे जा रहा था बहुत ज्यादा, बिकॉज लोगों ने छोड़ दिया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना। इसका कंक्लूजन यही रहेगा कि दोनों सिस्टम कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए बने थे, किसी में भी पीजेंट का फायदा नहीं हो रहा था। वेरी इजी क्वेश्चन। Let's move on to the next question, last question, that is analyze the role of British policies in the commercialization of Indian agriculture। यानी कि हमारे एग्रीकल्चर पे इनकी पॉलिसीज का क्या असर पड़ा था। देखो, ब्रिटिश ने ना फार्मिंग को मार्केट ओरिएंटेड बना दिया था, कैश क्रॉप्स उगवा रहे थे ताकि उनको रॉ मटेरियल मिले। जैसे कि इंडिगो प्लांटेशन जो हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि ब्रिटिशर्स को अपना रॉ मटेरियल मिल सके एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए। कि जितने भी कैश क्रॉप्स होते थे सिर्फ ये लोग वही बनाने के लिए कहा जाता था इन्हें। फूड क्रॉप्स जो थे वो मना कर दिए गए थे कि आप लोग वो नहीं ग्रो करोगे। और इसका क्या था, रेलवेज और ट्रेड से प्रोसेस इजी कर दिया था इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने रेलवेज लाइन बनाई थी। लेकिन प्रॉफिट जो है जितना भी कैश क्रॉप से भी आता था वो सारा ब्रिटिशर्स के पास ही जाता था। पीजेंट वगैरह जो थे वो सिर्फ मार्केट पे डिपेंड हो गए थे, और बहुत ज्यादा उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था, बिकॉज ऑलरेडी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम ये सब चल रहा था। तो कंक्लूजन इसका यही रहेगा कि कमर्शलाइजेशन ने रूरल सोसाइटी को बहुत अनस्टेबल बना दिया था। रूरल सोसाइटी के पास कुछ नहीं बचा था, ना उनके पास रिसोर्सेज थे, ना उनके पास अपना लैंड था, और ना वो ऐसी चीजें ग्रो कर सकते थे जो उनके लिए फायदे में थी। तो इससे हमारा एग्रीकल्चर बहुत पीछे जाता जा रहा था। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ हमने 7 क्वेश्चन मुश्किल से 10-15 मिनट में सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर तुम लोग ये क्वेश्चन ढंग से कर जाओगे तो तुम्हारे पेपर में तुम बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली आंसर कर पाओगे। ओके, मैंने तुम्हें अच्छा से एक रिवीजन करवा दी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।